सौदाईस का भाग 14। रिधान ने अपने आप से कहा, इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाए, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। और जब मैं आरोही से नकली शादी के बारे में सोच लिया है तो फिर मैं जल्दी करता हूँ, जिससे कि तनीषा के करियर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि जब मैं आरोही से शादी कर लूँगा मीडिया और पब्लिक के सामने, तो कोई भी मेरा और तनीषा का नाम साथ में नहीं जोड़ेगा। इतना बोलते हुए रिधान अपनी चेयर से उठा और तुरंत ही अपने ऑफिस रूम से बाहर निकल गया। बाहर निकलते वक्त उसने अपनी कार की चाबियां भी मेज पर से उठा ली थी और वो सीधा पार्किंग एरिया में आ गया और अपनी कार लेकर वो अपनी ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। वो आरोही को ढूंढने और उससे मिलने के लिए जा रहा था, क्योंकि आरोही से मिलकर उसे इस बारे में बात करनी थी कि वो लोग जल्द से जल्द शादी कर पाए। रिधान को कोई भी आइडिया नहीं था कि आरोही इस वक्त कहाँ होगी, लेकिन उसे उसके घर का एड्रेस पता है, इसीलिए वो ड्राइव करके सीधे वहाँ से उसके घर पहुँचा। लेकिन जब उसके घर पहुँचा तो उसे पता चला कि वहाँ पर कोई नहीं है। रिधान उसके घर के बाहर थोड़ी दूर पर ही कार रोककर खड़ा हो गया और फिर कार टेक लगाकर सोचने लगा कि आखिर आरोही कहाँ हो सकती है। रिधान के पास आरोही का फोन नंबर भी नहीं है, इसीलिए वो उसे कॉल भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब तक उसने आरोही से उसका नंबर लिया ही नहीं था। इसीलिए वो टेंशन में है कि वो इस वक्त आरोही को कहाँ ढूंढे। रिधान ने आरोही को वहां पर इधर उधर उसके घर के आसपास भी ढूंढा, लेकिन वो उसे वहां पर कहीं नहीं मिली। तो रिधान वापस अपनी कार के पास जाकर खड़ा हो गया और परेशान होते हुए बोला, कहाँ चली गई ये लड़की? मैंने इसे पहले ही बोला था कि मुझे बताए बिना अब वो कहीं भी आ जा नहीं सकती, लेकिन फिर बीच में मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। मुझे तो यही बोलकर आई थी अपने घर जा रही है अपने बाप को पैसे देने, तो फिर अब कहाँ चली गई ये यहाँ से? रिधान अपने आप में ही परेशान होते हुए बोला, आई होप ये लड़की कुछ गड़बड़ ना करे हमारी शादी से पहले। रिधान इतना बोला और किसी भी तरह से अभी उसे आरोही तक पहुंचना था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ तो गड़बड़ करेगी, इसीलिए आरोही को पता लगाने के लिए उसे ध्यान आया कि वो वहाँ पर एक औरत के जरिए पर आई थी जब रिधान से मिली थी, और वहाँ पर ये रिधान भी उसे मिला था। वो बात याद आते ही रिधान ने तुरंत अपने मैनेजर को कॉल लगाया और उस औरत के बारे में पता किया जो ब्लाइंड डेट के लिए अमीर आदमियों के साथ लड़कियों को भेजती। और कुछ ही मिनट में रिधान को सुनीता आंटी और इशिका का एड्रेस पता चल गया, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता कि आरोही उनके साथ क्या रिश्ता है। कुछ ही देर बाद रिधान की कार वहाँ इशिका के घर के सामने रुकी और उसने अपने ड्राइवर को वहाँ पर ही रुकने को बोला और खुद कार से बाहर निकलकर घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रिधान ने घर का दरवाजा खटखटाया तो सुनीता आंटी ने घर का दरवाजा खोला। रिधान उन्हें पहचानता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वो उसे वहाँ पर होटल में मिली थी, वो भी आरोही के साथ, और वो आरोही से कनेक्ट है, इसीलिए ही रिधान उन्हें और अच्छी तरह से पहचानता है। दरवाजा खुलते ही सामने खड़ी सुनीता आंटी से रिधान से पूछा, हेलो आंटी, आपने मुझे पहचान लिया होगा। वैसे मैं उस लड़की के बारे में पूछने के लिए आया हूँ जो उस दिन आपके साथ यहाँ पर आई थी। क्या वो यहाँ पर है? रिधान को
सामने देखकर सुनीता आंटी का तो मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया और उनकी आंखों में हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने कहा, मिस्टर ओबोराय, आप यहाँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आप यहाँ मेरे घर के दरवाजे पर। आंटी की बात सुनकर रिधान एकदम सीधे ही बोला, देखिए, मैं आपको यकीन तो नहीं दिला सकता, लेकिन फिलहाल आप अभी ये बता दीजिए कि वो लड़की जो उस दिन आपके साथ आई थी, आरोही नाम की, वो इस वक्त मुझे कहाँ पर मिलेगी? अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा टाइम मत वेस्ट करिए क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आंटी ने तुरंत ही माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी मिस्टर ओबोराय, मैं भी आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन बस मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, और वो तो मेरी भतीजी की दोस्त है, उसके साथ वो यहीं पास में ही एक बार में गई है जहाँ वो दोनों अक्सर साथ में जाती। आंटी ने जैसे रिदान को इतना बताया, रिदान वहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रुका। वो तुरंत ही मुड़कर वहाँ से अपनी कार की तरफ वापस आ गया और उसने अपने ड्राइवर आंटी के बताए हुए बार की तरफ ही चलने को कहा और कुछ ही मिनटों में वो दोनों वहाँ पर पहुँच गए क्योंकि घर में एकदम करीब था। रिधान कार से बाहर निकला और उसने अपने बड़े से सनग्लासेस और आंखों पर लगा लिया जिससे कोई भी उसे आसानी से ना पहचान पाए, और फिर उस बार के अंदर आया और अंदर आते ही उसने चारों तरफ नजरें घुमा कर देखा क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा बियर बार था और शाम के इस वक्त अभी वहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं थे। तो उससे साइड में ही बैठी हुई आरोही नजर आ गई। उसे देखते ही रिदान उसकी तरफ बढ़ा और जब वो उसके नजदीक आया तो उसके कान में आरोही के हंसने की आवाज़ पड़ी। उसने अपने साथ बैठी हुई लड़की से बात करते हुए हंस रही थी। उसे अपने मुंह में कोई खाने की चीज भी पूरी भरी हुई थी जिसे वह बोलते हुए खा रही थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। इस तरह खाते और हंसते हुए आरोही ने अपने साथ बैठी लड़की की तरफ देखकर ये बात बोली और तभी उसने नजदीक पहुंचते हुए रिधान ने उसका नाम लेकर उसे बुलाया। आरोही। रिधान ने आरोही का नाम लेकर बुलाया, लेकिन उसके साथ बैठी हुई इशिका पहले ही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आरोही को ढूंढता हुआ रिधान उसके घर के पास वाले एक बियर बार में पहुंचा जहां पर वो एक लड़की के साथ बैठी हुई मुंह में नूडल ठूसकर बियर पीते हुए कुछ ज्यादा ही हंस हंस कर उससे बात कर रही थी और वो कुछ नशे में भी लग रही है। रिधान ने उसे इस तरह से देखा तो उसका नाम लेकर उसे आवाज लगाई। आरोही थोड़ी दूर में ही रिधान को उसका नाम पुकारा तो आरोही के साथ बैठी हुई इशिका पहले ही उस तरफ मुड़कर देखने लगी और वो उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। शायद रिधान ओबोरोय को वहां पर उस छोटे से बियर बार में देखने को उस वक्त उसकी उम्मीद नहीं थी। रिधान उन दोनों की तरफ देखते हुए आगे बढ़ा और इशिका को इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर रिधान थोड़ा सा अजीब लगा। तो उसने अपने मन में कहा, अब ये लड़की क्यों मुझे इस तरह से आंखें फाड़ कर देख रही है, जैसे कि इसने कोई भूत देख लिया हो। अजीब ही लड़की है, बिल्कुल आरोही की तरह ही। लेकिन फिर भी रिधान ने इशिका को पूरी तरह से इग्नोर किया और आरोही के पास आकर खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हल्के से अपना हाथ रखते हुए बोला, आरोही, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे तुम यहाँ पर। एकदम से साइड में गर्दन घुमाकर रिदान के चेहरे की तरफ देखते हुए आरोही ने नशे भरी आवाज में कहा,
आरोही ने अब तक इशिका को रिदान के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसीलिए इशिका उसे यहाँ पर देखकर एकदम ही सदमे में, और अब तक तो वो कुछ भी नहीं बोल पाई है। तो रिदान ने आरोही का हाथ पकड़ा और इशिका की तरफ देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी यस, और मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। रिदान की बात सुनकर इशिका बस धीरे से अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसके सामने और कुछ तो वो कर भी नहीं सकती, और वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही आरोही का हाथ पकड़कर रिदान उसे अपने साथ लेकर वहां से बाहर निकल गया। और वो इसी का अभी जो कुछ भी वहां पर हुआ वो अब सोच कर समझने की कोशिश करते हुए अपनी जगह पर ही बैठी हुई। दूसरी तरफ आरोही का हाथ पकड़कर रिदान उसे अपनी कार तक लेकर आते हुए बोला, क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? मैंने तुमसे पहले भी बोला था ना कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा। जो कुछ भी तुम करो और जहाँ भी जाओ मुझे बता कर जाओगी। लेकिन फिर भी तुम रिदान की बात काटते हुए आरोही बोल पड़ी, हाँ तो मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ खाने पीने ही तो आई थी, क्या मैं वहाँ भी नहीं जा सकती? रिदान ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताया था ना कि अब तुम मुझसे कनेक्ट हो, और अगर तुमने एक भी कोई गलती की तो मेरे लिए एक बड़ा नुकसान बन सकता है। और फिर भी तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गई। तुमने मुझसे कहा था कि तुम घर जा रही हो। नशे की आवाज़ से आरोही की पूरी आंख नहीं खुल रही है, और उसे आधी बंद आंखों से उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, अरे लेकिन अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, तो मेरी वजह से तुम्हें कैसे नुकसान होगा? अभी तो हम दोनों कनेक्ट ही नहीं हैं, और कोई भी नहीं जानता हमारे बीच क्या डील हुई है। तो फिर मैं चाहे जो भी करूं, उससे तुम्हारी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं होगा। आरोही की ये बात सुनकर रिदान के पास जवाब में बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो उसे दांत पीसते हुए गुस्से से घूर कर आरोही की तरफ देखा, जो कि पूरी तरह से उसकी बाहों में लड़खड़ाती हुई सी चल रही थी, और उसकी आंखें भी आधी खुली हुई थी। आरोही की तरफ देखते हुए रिदान ने अपने मन में सोचा, ये लड़की मेरे लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाली है। आई होप ये कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे हमारी शादी तक, और वैसे भी हमारी शादी अगले हफ्ते से पहले ही फिक्स कर लूंगा। आरोही की राइट साइड वाले कंधे से रिदान ने उसको बस कस कर पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो ठीक से नहीं चल पा रही, और कार तक पहुंचते हुए दोबारा से लड़खड़ा गई। रिदान ने उसे काफी कसकर पकड़ा हुआ है, तो वो गिरी नहीं, लेकिन उसके इस तरह से नशे में बार बार लड़खड़ाने की वजह से रिदान काफी इरिटेट हो गया है। रिदान उसकी तरफ देखकर गुस्से में बड़बड़ाया, अगले हफ्ते हमारी शादी है, और तब तक थोड़ा सा नॉर्मल क्लासिक लड़कियों की तरह बिहेव करना सीख जाओ। उसकी ये बात सुनकर आरोही ने बस इधर उधर अपना सिर किया, और वो कुछ भी नहीं बोली। तब तक रिदान ने कार का दरवाजा खोला, उसे अपने साथ वाली बैक सीट पर ही बैठा दिया, और उसकी सीट बेल्ट भी पहना दी, जिससे वो इधर उधर ना लुढ़के, क्योंकि नशे की वजह से सीधी होकर बैठ भी नहीं पा रही है। उसके ऊपर झुककर रिदान जब उसकी सीट बेल्ट लगा रहा था, तब उसके कान में आरोही की आवाज़ पड़ी, क्या बिना प्यार और फीलिंग के ऐसे किसी से भी शादी करना पॉसिबल होता है? आंख बंद करके वो नशे की हालत में ये बार बार बड़बड़ा रही थी। शायद वो इस तरह अचानक से रिधान के साथ शादी करने वाली बात को सुनकर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, लेकिन नशे की वजह से वो पूरी बात नहीं बोल पा रही। रिधान उसकी
ये बात सुनी तो एकदम ही उससे दूर हो गया और गुस्से में उसका नाम लेकर चलते हुए बोला, आरोही होश में आओ, क्या बड़बड़ा रही हो तुम? और ये बात हमारे बीच पहले ही हो चुकी है, तो अब क्या तुम फीलिंग और प्यार के बारे में बात कर रही हो? ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट डील है। कौन सा? मुझे तुमसे या मुझसे असल में शादी करनी है? रिदा ने एकदम से चिल्लाया तो आरोही ने अपनी पूरी आंख खोलते की कोशिश करते हुए उसकी तरफ देखा। जल्दी जल्दी अपना सिर हिलाया। उसके ऐसे करने पर रिदान ने भी बस बेबसी से अपना सिर हिलाया और वो दूसरी तरफ से आकर कार में उसके साथ ही सीट पर बैठ गया। कार की सीट पर बैठने के बाद रिधान ने मुड़कर आरोही की तरफ देखा और बोला, ये सारी बातें क्यों बोल रही हो तुम? देखो, अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो रहा है तो हम अभी भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच जो डील हुई है उसमें किसी भी फीलिंग के लिए कोई जगह नहीं है। रिदान ने एकदम सीधे ही ये बात करते हुए कहा तो आरोही ने तुरंत ही इस बात से मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। सच में मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी जनरली कि बिना प्यार और फीलिंग के भी लोग शादी करते हैं, क्या हम दोनों की नहीं और लोगों की बात कर रही थी। रिदान के कॉन्ट्रैक्ट और तोड़ने की बात सुनकर आरोही का नशा जैसे एकदम ही हवा हो गया और वह तुरंत ही पूरे होश में आ गई और सफाई देते हुए बोली। रिधान ने भी उसकी तरफ देखा और उसकी बात सुनकर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर ड्राइवर से कार स्टार्ट करके वहां से चलने को कहा। रिधान की बात सुनकर ड्राइवर ने भी कार स्टार्ट कर दिया और अब आरोही भी एकदम सीधी होकर अपनी जगह पर बैठी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ और रिदान ने अपने पैसे वापस मांगे तो वो कहाँ से देगी, क्योंकि इतने सारे पैसे तो उसने अपने पिता को उधार चुकाने के लिए जाकर दे दिए हैं। इसीलिए उसका नशा एकदम ही गायब हो गया। रिदान थोड़ी देर तक वैसे ही सीट पर बैठा रहा। तभी कुछ सोचते हुए उसने आरोही से कहा, सुनो, तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो जिससे कि मैं तुम्हें कांटेक्ट कर पाऊँ कि तुम कहाँ पर हो, और अगर तुम कुछ पॉइंट बताना हो तो उसके लिए भी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगे। बने रहें अगले पार्ट सुनने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।